नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कृषि योजनाओं पर प्रहार कर रहे हैं। आज उसका अंतिम पड़ाव है और अंतिम दिन है। तो एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। आज कुछ स्कीम्स बची हुई रह गई थी, जिसके लिए आज की क्लास हमने शेड्यूल किया। ये अतिरिक्त क्लास है, कहने का मतलब है कि कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए, क्योंकि आपका 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न आएंगे एजीटीए में, वो बहुत ही आपके रिजल्ट में एक निर्णायक की भूमिका निभाने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास को एक सीरियस मोड में देखेंगे। और मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से गुजारिश यही करूंगा कि जब भी आप हमारी क्लास को देखें, तो कहने का मतलब अपने आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा रखें, जैसे कि शोर शराबा ना हो, ईयरफोन, हेडफोन या ईयरबड्स लगाकर आप क्लास को हमारी देखिएगा, ताकि हर एक बिंदु को आप सुनिएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बोर्ड पे मेंशन नहीं कर पाता हूं, बट आपको बता देता हूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट्स आप स्किप कर जाओगे अगर शोर शराबा वाली जगह पे क्लास देखोगे। तो ये आज एक्सटेंशन अपना समाप्त होता है। कल से अपने एग्रोनॉमी की क्लास पढ़ेंगे, और एग्रोनॉमी के पैरेलल पैथोलॉजी की क्लास भी 1-2 दिन में शेड्यूल कर दी जाएगी। ठीक है, अब कल से आप लोग कंटिन्यू एग्रोनॉमी की ओर कूच करोगे। अच्छा, बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर एग्रोनॉमी की क्लास लगा दीजिए, तो इसलिए मैं एग्रोनॉमी की क्लास करूंगा। 1-2 दिन के बाद आपको शाम को एग्रोनॉमी की क्लास मिलेगी, और मॉर्निंग के टाइम में आपको पैथोलॉजी की क्लास मिलेगी। मतलब 2 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, बस 1-2 दिन की बात है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत से बच्चे हैं बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या कॉल कर देते हैं कि सर ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मतलब आप 10 दिन के अंदर क्या चाहते हो? अभी हमें 12 दिन हुए हैं क्लास लेते हुए, आप उसमें क्या चाहते हो कि मैं 12 दिन में आपको पूरा एजीटीए का कोर्स करा दूं? सारी चीजें सिस्टम से हो पाती हैं। देखो, अगर आप अच्छा चाहोगे तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा। अगर हाँ, भूसा घास की तरफ आप अगर काटना चाहोगे तो डेफिनेटली 2-3 दिन में हो जाएगा। क्या मुझे शौक चढ़ी थी कि मैं आपको विस्तार पूर्वक स्कीम लिख लिख के पढ़ाऊं? मेरा भी मन चलता, मैं क्या करता, गूगल ट्रांसलेट करता और सीधा स्कीम के नाम डालता और टेबुलर फॉर्म में आ जाता, स्लाइड शेयर जिसको बोलते हैं, डाउनलोड करता और लगा के बोर्ड पे चिपका देता, और आता आपके सामने कथा की तरह बाज के चला जाता। आपको वो कथा वाचन सही लगता, या ये विदाउट पीपीटी के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हो? देखिए, ये कंपैरिजन बिल्कुल मत करना कि सर उस संस्थान ने बहुत जल्दी कोर्स पूरा करा दिया। अगर मैं पीपीटी से पढ़ाऊं तो 1 घंटे में मैं आपको 15+ स्लाइड पढ़ा दूंगा। अगर मैं लिख के पढ़ा रहा हूं तो कहने का मतलब मैं 10 से भी कम पढ़ाऊंगा, 8 से 10 स्लाइड के बीच में ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं लिखने में भी मेरा टाइम जाता है। और पीपीटी से क्या होता है, मैं बना के ले आया घर, लिखने का झंझट नहीं, कंटेंट का कोई मतलब नहीं, बस आपको पढ़ा दिया, बस बता दिया उसके बारे में कहानी। अरे कहानी नहीं पेपर में आती, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव आते हैं, विकल्प आते हैं, कहानी काम नहीं आती। तो थोड़ा अच्छे कंटेंट की ओर अगर आप लोग चाह रहे हो तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। धैर्य अगर खो दोगे तो कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा यार, बच्चा जब नहीं चाह रहा उतना अच्छा तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरा बस मतलब यही है कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। जो बच्चे 49 रुपए या 99 रुपए पेमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बच्चे के अकाउंट में 56 रुपए थे मात्र। उसने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे इस अकाउंट का, मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, और एडमिशन के लिए। तो बस ये है कि मैंने उसके एडमिशन कर दिया। अब आप ये मत सोचना कि सर सबका ही ऐसा एडमिशन कर देंगे तो मैं भी अपना स्क्रीनशॉट सारे अकाउंट के पैसे खाली करके दे दूं। ठीक है, जो जिसको जरूरत है वहीं तक चीजें पहुंचे तो ज्यादा सही रहता है। चलिए, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स। तो महत्वपूर्ण स्कीम्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, कृषि योजनाएं। तो आज के इस सेशन में हम कृषि योजनाओं के सिलसिले में कुछ योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। उन योजनाओं का नाम लिखते हैं कि कौन कौन सी योजना हमको पढ़नी है। तो सबसे पहला अगर हम पढ़ें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
ये हमारी पहली स्कीम रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पीएम कुसुम, पीएम कुसुम योजना। उसके बाद तीसरे नंबर पे स्कीम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना या एक राष्ट्र एक उर्वरक। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। इसको वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के रूप में भी जानते हैं। और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये स्कीम्स हो गई। अब अगर इन स्कीम्स के बारे में हमको चर्चा करनी है तो अब एक एक करके हम लोग डिटेल में इन स्कीम को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक स्कीम और आती है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम योजना। इन स्कीम पर हम लोग चर्चा करेंगे और आज के बिंदु को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ेंगे, पीएम कुसुम योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पढ़ेंगे और पीएम प्रणाम पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो मैंने बस इनका नाम ही लिखा है, अभी इनके बारे में बहुत कुछ अपने को जानना है कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस वैरायटी के रहते हैं और हम कौन सी वैरायटी बताने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कठिनाई ना देखनी पड़े। जैसे करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर में तो मैं प्रैक्टिस सेट में वो करंट अफेयर्स के मुद्दे को सॉल्व करवाऊंगा। जैसे करंट अफेयर्स में क्या आ सकता है, ये स्कीम्स आ सकती हैं, उसके साथ साथ आयात निर्यात पे आएगा क्वेश्चन, ई नैम पर आएगा क्वेश्चन, उसके बाद फार्मर उत्पादक संगठन मंडीज हैं उन पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी ये सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, यहाँ पर हम स्कीम के बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये स्कीम के बारे में पढ़ना है। अब पहली स्कीम को हम विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली हेडिंग बनाते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीएम एफ वी बाई, ये शॉर्ट में बोलते हैं। तो कभी शॉर्ट फॉर्म आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप रूबरू इसको याद करते हुए चलोगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि इसमें हमको क्या देखना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमको क्या क्या कुछ पढ़ना है, दिख रहा है ना। ठीक है, अब यहां से हमको क्वेश्चन निकलकर सामने आने वाले हैं कि इस योजना की शुरुआत, तो शुरुआत की बात करते हैं। तो इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो ये योजना फरवरी 2016 में शुरुआत होती है। अगर एग्जैक्ट डेट की बात कर ले तो 18 फरवरी 2016 को ये योजना प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है, 18 फरवरी 2016 को ये योजना प्रारंभ होती है। अगर पूछे कि इस योजना का लाभ कब से शुरू होता है तो खरीफ 2016 से। याद रखना, ये शुरुआत है और योजना का लाभ, योजना का लाभ अगर पूछ ले तो योजना का लाभ कब से शुरू होता है तो खरीफ 2016 से, खरीफ 2016 से। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में अलग हैं। मतलब
शुरुआत हुई फरवरी 2016 से, परंतु पहली बार या शुरुआत में बीमा होने लगा फसलों का तो वो खरीफ सीजन से होने लगा। अब ये क्या है? केंद्र सरकार की योजना है। कैसी है? केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसको कौन सा मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है या मैनेज करता है, तो मंत्रालय की जब कभी बात आती है तो मंत्रालय में आ जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा आ जाएगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम का शुरुआत किया जाता है। अब अगर हम पूछें कि इस स्कीम में किसान अधिकतम कितना क्लेम कर सकता है, तो हम देखते हैं। अब यहां से मैं थोड़ा पॉइंट बदलने वाला हूं कि खरीफ ऋतु की फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि, मतलब खरीफ फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खरीफ फसलों हेतु या खरीफ फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि, बीमा कराने की अंतिम तिथि कहने का मतलब बीमा कब कराया जाता है? फसल बुवाई से पहले या फसल बुवाई के समय। तो खरीफ ऋतु की फसलों को लास्ट डेट क्या है बीमा कराने की? तो 31 जुलाई है। कितनी? 31 जुलाई। कहने का मतलब 31 जुलाई तक आप अगर बीमा करा लेते हो तभी वो खरीफ फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आएंगी, अदरवाइज आपका बीमा मान्य नहीं होगा। अब क्या होता है इस योजना में, कैसे लाभ मिलता है? तो जो आपदाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई या फसल के मध्य सीजन में कोई टिड्डी का अटैक हो गया तो फसल नष्ट हो गई, या फसल कटाई के 14 दिन के अंदर आपकी फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, तब आपको क्या होता है? सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है। कौन सा जोखिम इसमें शामिल नहीं है? मान लो आपका पड़ोसी शराब के नशे में आकर आपकी फसल को चौपट कर दे तो वो मुआवजा की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लो आपके गांव के आसपास युद्ध छिड़ जाए और युद्ध के दौरान अगर फसल नष्ट हो जाए तो वो उसमें मुआवजे के दायरे में नहीं आएगी। तो कौन सी दायरे में मुआवजे में नहीं आएगी? किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा फसल का नष्ट करना, दूसरा किसी युद्ध वगैरह में फसल का क्षति होना, ये मुआवजे के दायरे में नहीं आती है। तो खरीफ फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई। और अगर हम बात करें रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि, रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि बीमा कराने की अंतिम तिथि कि रबी ऋतु में फसलें हैं तो उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर बीमा कराना है तो अंतिम जो तिथि होगी वो 31 दिसंबर तक होगी। कितना? 31 दिसंबर तक होगी। कहने का मतलब है 31 दिसंबर के बाद आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे रबी ऋतु की फसलों के लिए। तो यहाँ तक तो हमारा सामान्य सा परिचय हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यहाँ से सबसे ज्यादा परीक्षा उपयोगी जो पॉइंट्स हैं वो क्या पूछे जाने वाले हैं कि इसकी शुरुआत बहुत ज्यादा पूछी गई है। अभी तक के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं कि कितना प्रीमियम देना होता है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रीमियम कितना दिया जाता है। तो प्रीमियम की हम बात करते हैं। प्रीमियम क्या होता है, ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जैसे मान लो हम लोग खरीफ फसलें उगाना चाहें तो उसमें से कितना परसेंट प्रीमियम देना पड़ेगा। जो उनका प्रीमियम होगा उसका इतना परसेंट किसानों को देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर हम खरीफ ऋतु का बीमा कराना चाह रहे हैं या रबी ऋतु का हम मान लो बीमा कराना चाह रहे हैं, रबी ऋतु की फसलों के लिए रबी ऋतु की फसलें अगर हम उगाना चाह रहे हैं तो उनका अगर हम बीमा कराने जाएंगे तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि होगी उसका हम 1.5% राशि भुगतान करके हम बीमा के अंतर्गत इनको रख सकते हैं। इसको SI बोलते हैं। SI का मतलब होता है सम इंश्योर्ड प्रीमियम दर। तो प्रीमियम दर कितना रखते हैं, 1.5% रखते हैं। किसके लिए, रबी के लिए। अब अगर हम बात करें खरीफ ऋतु की फसलें, अगर हम खरीफ ऋतु की फसलें उगाना चाहें तो हमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, तो कुल जितना भी धनराशि सरकार के द्वारा डिसाइड होगी उसका 2% हम धनराशि का भुगतान करके हम क्या करेंगे, अपनी फसल का बीमा करा लेंगे ताकि कोई आपदा आने पर फसल नष्ट होती तो हमें मुआवजा मिल जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं कि वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक या उद्यानिकी फसलें मतलब हॉर्टिकल्चर वाली जो क्रॉप्स होती हैं, वाणिज्यिक या उद्यानिकी फसलें, इनके लिए प्रीमियम कितना निर्धारित किया जाता है, तो इनके लिए 5% प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। 5% प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक इस स्कीम में 2 पॉइंट हैं जो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं, तो वो यही 2 पॉइंट हैं कि इसकी शुरुआत और इसका प्रीमियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको कतई भूलेंगे नहीं, जुबान पे, दिल पे, दिमाग पे, हर जगह इसको बिठा के रख लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसान अधिकतम कितनी राशि तक के बीमा का क्लेम कर सकता है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का, अधिकतम कितनी राशि तक का क्लेम कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो कितनी राशि तक का क्लेम कर सकता है, 2 लाख रुपए। कितना, 2 लाख रुपए तक का। अब मान लो उसका कितना भी फसल नष्ट हुआ हो परंतु सरकार उसको 2 लाख रुपए तक ही मुआवजे के रूप में देगी, इस बात को ध्यान रखना। तो अधिकतम जो लिमिट है वो कितनी है, 2 लाख रुपए तक की है प्रति किसान। ठीक है, तो ये नहीं 2 लाख रुपए सबको मिल जाएगा, कहने का मतलब ये अधिकतम है। अब तुम आधा बीघा खेत करो और 2 लाख रुपए सोच लो तो कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा पॉसिबल, बिल्कुल। तो ये है कि 2 लाख रुपए तक का होता है। अब जैसे आप लोग क्या होता है, स्कीम के नाम पे डर जाते हो, पढ़ते नहीं हो, और थोड़ा आजकल जो आप लोगों की जो पीढ़ी है ना, वो रिश्ते नाते बहुत निभाने में लगी हुई है। कल मेरे पास 2 बच्चों का फोन आया और दोनों आपस में झगड़ा कर लिए। ठीक है, दोनों आपस में झगड़ा कर लिए ईगो सेंट्रिक की वजह से। मतलब ईगो सेंट्रिक का मतलब है कि ईगो पूर्ण, पूरा तरीके से उनके अंदर ईगो भरा हुआ, दोनों के अंदर। एक बोल रहा सर मुझे इसने अपमान कर दिया मेरा और फिर भी मैंने इसको कॉल किया, तो दूसरा बोल रहा है सर ये इतना मेरे द्वारा अपमानित हुआ फिर भी ये मुझे कॉल कर रहा है, इसका मतलब इसके लाज शर्म मिट गई है। ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो ऐसा नहीं करना, अपने को एक सरल सा जीवन जीना है और ये सब अपमान और ईगो सेंट्रिक वगैरह लाइफ को हटा दीजिए आप अपने मन से और आराम से पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि लाख अपमानित करने पर जो व्यक्ति आपसे जुड़ा रहे,
जरूरी नहीं वो निर्लज्ज है। लाख अपमानित करने पर भी अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा रहे, जरूरी नहीं कि वो निर्लज्ज है। हो सकता है आपकी जिंदगी में, या हो सकता है उसकी जिंदगी में आपका स्थान उसके सम्मान से कहीं ज्यादा हो। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो स्थान है उसकी जिंदगी में उसके सम्मान से कहीं ज्यादा होगा, इसलिए वो बार बार अपमानित होने के बाद भी आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपको दोस्त बना रहा है। और अच्छा मित्र और सच्चा मित्र आज के जीवन में मिलना मुश्किल है। तो बस यही कहूंगा कि जो भी दोस्ती है उसमें दरारें कम आए और अच्छी तरीके से हंसते खेलते अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। तो ये जो स्कीम थी हमारी पढ़ाने का मतलब ये था, हमने आपको सारी चीजें यहाँ पर चर्चा कर दी। अब आप इसको लिख लीजिएगा फटाफट से, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, नेक्स्ट स्कीम की ओर। ठीक है, आप फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगली स्कीम की ओर चर्चा करते हैं, पीएम कुसुम योजना। कौन सा है? पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम योजना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करें तो पीएम कुसुम योजना में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखते हैं। बच्चों के मन में यही रहता है कि सर कुसुम का मतलब क्या है, किसी लड़की का नाम है? तो जी नहीं, बिल्कुल लड़की का नाम नहीं है। तो पीएम कुसुम का सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एवं उत्थान महाअभियान। तो ये इस स्कीम का पूरा नाम है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका अगर हम बात करते हैं शुरुआत कब होती है, तो इसके शुरुआत के सिलसिले में हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली की बैठक होती है, CCEE कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक, तो देखते हैं फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में या समिति की बैठक में इस योजना की शुरुआत तो अगर पूछा जाए पीएम कुसुम योजना कब चली, तो फरवरी 2019 में चली। कैसे चली थी? जब केंद्रीय या कैबिनेट की बात करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की जो बैठक हो रही थी, उसी बैठक में
इस योजना के बारे में सुझाव दिया गया और ये योजना फरवरी 2019 में कार्यान्वित हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से मंत्रालय के तहत योजना चलाई जाती है, तो मंत्रालय की अगर हम बात करें तो कौन सा मंत्रालय है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। किसके द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रथम कृषि आधारित सौर पंप या सौर सिस्टम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो हम देखते हैं प्रथम कृषि आधारित सौर पंप स्थापित करने वाला राज्य, तो वो कौन सा है? तो हम जरा ध्यान देते हैं, तो वो राज्य है जयपुर जिला, जयपुर जिला और राजधानी, और राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत कोटपुतली, ठीक है, जो अब नया राजस्थान, कहने का मतलब कोटपुतली एक अलग जिला बन चुका है। तो कोटपुतली स्थान था, तहसील था जयपुर का कोटपुतली, वहां पर सबसे पहला प्रथम कृषि आधारित सौर पंप स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस योजना का अगर हम बात करें तो लक्ष्य क्या है इस योजना का, पीएम कुसुम का टारगेट क्या है? तो 30.8 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य है। कितना? 30.8 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ साथ यूपी का सौर पंप में या सोलर पंप जो हैं, अब मैं बताता हूं, इस टाइप से आप लिख लीजिएगा। जो सोलर पंप हैं इनका इंस्टॉलेशन होता है, मतलब ये लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन। तो सोलर पंप लगाने के क्रम में, सोलर पंप के इंस्टॉलेशन में सबसे पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान का है सबसे पहला स्थान, दूसरा है हरियाणा का, तीसरा है पंजाब का, पीएनबी लिख दिए हम, पंजाब समझ जाना, और चौथा है एमपी का, और अपना प्रदेश यूपी ये चौथा है, ये 5वां नंबर है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो पीएम कुसुम के तहत जो सौर ऊर्जा लगाए जा रहे हैं, उस क्रम में अपना उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5वें नंबर का है उत्तर प्रदेश। किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आता है? राजस्थान, और सबसे पहले नंबर पर लगाने वाला भी राजस्थान था। तो पहले नंबर पे राजस्थान है, 5वें नंबर पे यूपी है। बीच वाले आपको याद रहे ना रहे, परंतु यूपी आपको याद होना चाहिए। तो ये पीएम कुसुम योजना के तहत जो हमने अभी तक आपको पॉइंट्स लिखाए हैं, उनमें ये 2 पॉइंट्स नीचे से बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा मंत्रालय वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथा पीएम कुसुम का पूरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट से इसको लिख लीजिएगा ताकि हम आगे की ओर बढ़ पाए। फटाफट से आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इस योजना के घटक पर चर्चा कर लेते हैं। तो योजना के घटक देख लेते हैं, पीएम कुसुम योजना के घटक मतलब कंपोनेंट। तो इस योजना के घटक की जब हम चर्चा करेंगे तो योजना के घटक आते हैं 3। ठीक है, कितने आते हैं? 3 घटक आते हैं। तो नंबर 1 पर आता है घटक ए।
घटक ए, इसमें क्या बात कही गई, और दूसरे पर आता है घटक बी, इसमें क्या बात कही गई, और घटक सी आता है तीसरे पर। घटक सी, तो ये अपने तीनों घटक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तीनों घटक में क्या क्या बात कही गई, योजना के घटक दिख रहा है ना। ठीक है, अब इस योजना के घटक में हम तीनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो घटक ए में क्या कहा गया, घटक ए में कहा गया भूमि पर स्थापित, क्या कहा गया, भूमि पर स्थापित, भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट ऊर्जा वाले विकेंद्रीकृत ग्रिड को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जोड़ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जोड़ना, ऊर्जा स्रोत से जोड़ना। यहां तक बात समझ में आ गई कि पहले घटक में क्या कहा गया कि जो भूमि पर स्थापित हो रही है बिजली 10,000 मेगावाट की ऊर्जा, ठीक है, 10,000 मेगावाट की ऊर्जा वाले विकेंद्रीकृत ग्रिड हैं जो, ठीक है, जो किसी और सोर्स से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जोड़ेंगे। घटक वी क्या कह रहा है, तो घटक वी कह रहा है कि किसानों को 20 लाख सौर जल पंप वितरित किए जाएंगे, किसानों को 20 लाख सौर जल पंप वितरित किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया। ये 19 में स्कीम चली थी और 21 में थोड़ा इसका दायरा बढ़ाया गया था। ठीक है, 27 लाख के करीब सौर जल पंप बांटे गए थे, 21 में 35 लाख का टारगेट रखा गया। तो 20 लाख तो हमने दे दिया, किसानों को सौर जल पंप वितरित किए जाएंगे। घटक सी में क्या लिखा, जो ग्रिड से जुड़े हुए किसान हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी और स्रोत से सिंचाई कर रहे हैं, तो जो ग्रिड से जुड़े हुए किसान हैं, ग्रिड से जुड़े हुए किसानों को, ग्रिड से जुड़े हुए किसानों को 15 लाख सौर जल पंप, 15 लाख सौर जल पंप वितरित किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। तो ये तो इसके घटक हो गए तीनों। क्या घटक हो गए कि 20 लाख और 15 लाख के केस में हम सौर जल पंप को वितरित करेंगे। एक तरफ 10,000 मेगावाट वाले ऊर्जा वाले विकेंद्रीकृत सोर्स को हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ देंगे। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात कर लें सौर जल पंप, अगर हम बात कर लें जो सौर जल पंप हैं, वो अगर कोई किसान लेना चाहे तो कैसे सौर जल पंप को ले सकता है कोई किसान, तो जरा ध्यान देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सौर जल पंप में 60% की सब्सिडी, 60% की सब्सिडी जो होती है वो कौन देता है, वो सरकार देती है। कौन, सरकार देती है 60% की सब्सिडी। ध्यान देना, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये अलग सा पॉइंट है। तो 60% सब्सिडी कौन देगा, सरकार, और 30% उसको ऋण मिल जाएगा। इसको लेने के लिए 30% ऋण मिल जाएगा। तो किसान को नगद कितना देना पड़ रहा है, मात्र 10%। खर्च किसका है,
किसान का है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कहानी है कि अगर सोलर पंप लेना चाहोगे सिंचाई के लिए तो ये 60% सब्सिडी जो है सरकार देगी और 30% का आपको ऋण मिल जाएगा। मात्र 10% का जो खर्चा आएगा वो किसान को उठाना पड़ेगा। हालांकि ऋण भी किसान को देना पड़ेगा, परंतु वो इंस्टॉलेशन में आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। तो ये थोड़ा घटक थे इसके, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके उद्देश्य क्या है योजना के, वो उद्देश्य पर चर्चा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए आप इतना ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य बचा हुआ है, आप इस तब तक के लिए इतना लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका उद्देश्य क्या है योजना का। तो उद्देश्य पर जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि इस स्कीम के उद्देश्य क्या है। तो अगर उद्देश्य की चर्चा हम करें तो उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि किसानों का या लोगों को ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। तो पहला उद्देश्य है ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। पहला इसका उद्देश्य क्या हुआ, ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। और दूसरा उद्देश्य है सरकार द्वारा ऊर्जा पर देय सब्सिडी, सरकार द्वारा ऊर्जा पर देय सब्सिडी के बोझ को कम करना, के बोझ को कम करना। ये आ गया थोड़ा सा दूसरा उद्देश्य इसका। तीसरा जो उद्देश्य है किसानों की आय में बढ़ोतरी, किसानों की आय में बढ़ोतरी। क्यों? डीजल की खपत बचेगी, पैसा बचेगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी, बिजली उत्पादन करेंगे उससे उनका पैसा मिलेगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी, ठीक है। तीसरा, अगर कोई किसान ज्यादा विद्युत उत्पादन कर रहा है तो सरकार उसका विद्युत खरीद रहा है, इससे मतलब क्या है, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा है तो इससे पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये चार इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं। फटाफट से आप इसके उद्देश्य को नोट कर लोगे ताकि यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन इसका गलत ना होने पाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगली स्कीम लिखेंगे पीएम प्रणाम योजना। क्या लिखेंगे? पीएम प्रणाम योजना। क्या लिखेंगे? पीएम प्रणाम योजना। अब ये प्रणाम का भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल फिलहाल में बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था, वहां पर पीएम प्रणाम से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हाँ, जीएस वाले पोर्शन में क्वेश्चन उठाया गया पीएम प्रणाम से।
तो इंपॉर्टेंट है पीएम प्रणाम, जरा ध्यान देते हैं इसके फुल फॉर्म पे। तो इसका पूरा नाम लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि कृषि प्रबंध के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स के खोज करें, कैसे अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जागरूकता फैलाएं। तो ये स्कीम है पीएम प्रणाम योजना, प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये आपका पूरा नाम आएगा जब पूछने के लिए, तो इसी प्रकार आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब अल्टरनेट की जगह पर और भी नाम आ जाएंगे, या न्यूट्रिएंट्स का या मैनेजमेंट का। ठीक है, अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन न्यूट्रिएंट्स दे सकता है आपको। ठीक है, तो ध्यान देना, ये पूरा जो फुल फॉर्म हमने लिखाया है ये आपको सटीक याद होना चाहिए। अच्छा, योजना की शुरुआत बजट 2023-24 से शुरू होती है। योजना बजट 2023-24 से प्रारंभ होती है, जबकि इसके लिए कोई बजट नहीं होता है। ध्यान देना, इस योजना के लिए अलग से कोई बजट नहीं होता है, परंतु बजट में बात कही गई कि योजना बजट 2023-24 से प्रारंभ होती है। और ये योजना कैसी है, केंद्र सरकार की योजना है। कैसी है, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है। ये भी थोड़ा पॉइंट ध्यान देंगे, कैसी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद अगर हम पूछें कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा योजना चलाई जाती है, तो मंत्रालय है केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। अब इस योजना के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, या योजना है क्या, तो ये योजना बेसिकली क्या है, ये योजना राज्यों को ये प्रोत्साहन दिया जाता है कि तुम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर दो। और इस योजना के लिए कोई अलग सा बजट नहीं होता है, बल्कि जो मौजूदा सब्सिडी होती है उर्वरकों पर दी जा रही है, उनकी सब्सिडी को कम कर लो और इस योजना का उसी में क्रियान्वयन हो जाएगा। जो राज्य सब्सिडी में जितना ज्यादा कम करेगा, केंद्र के द्वारा उसको 50% का अनुदान दिया जाएगा। और जो राज्य 50% का अनुदान पाया है, वो 70% वैकल्पिक न्यूट्रिएंट को खोजने में प्रयोग करेगा और 30% अपने इनपुट्स वगैरह खरीदने में प्रयोग कर लेगा। ठीक है, तो ये इस योजना के बारे में बताया जाता है। तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। उसके आगे जो योजना बची हुई है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, परंतु इसके उद्देश्य से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान देना, इसके उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है योजना के। यहां तक आप चर्चा हो गई, आप इसको लिख लिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन योजनाएं आपके लिए लेकर के आए हैं, जो एजीटीए ही नहीं वरन आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बल्कि एएफओ का भी अगर एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, ध्यान रहे हिंदी मीडियम का कंटेंट है, आपको यूट्यूब पे दूसरी जगह हिंदी मीडियम में इस तरह से नहीं मिलेगा कंटेंट। जो हम बारीकी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके लिए सेलेक्ट करके लाते हैं। बाकी योजनाएं जब पढ़ोगे आप तो बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े पेज में भरी हुई योजनाएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं योजना क्या है।
योजना के बारे में या योजना क्या है। ठीक है, तो योजना क्या है के बारे में अगर कभी आए बात तो हम देखेंगे कि योजना क्या है। दिख रहा है ना? ठीक, नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं, राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि वे रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करें, या राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करना। राज्यों को प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहन देकर रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी आए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि राज्यों को प्रोत्साहन देकर रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाना, रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाना, ये योजना का पहला टारगेट है। दूसरा है, इस योजना के लिए कोई अलग से बजट नहीं होता, योजना के लिए कोई अलग से बजट नहीं होता, योजना के लिए कोई अलग बजट नहीं है, कोई अलग बजट नहीं है। योजना के लिए कोई अलग बजट नहीं है। योजना को चलाने के लिए, योजना को चलाने के लिए मौजूदा उर्वरक, मौजूदा उर्वरकों की सब्सिडी को कम करके, मौजूदा उर्वरकों की सब्सिडी को कम करके योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। किसका क्रियान्वयन किया जाएगा? योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तीसरा जो इसका उद्देश्य है कि केंद्र द्वारा राज्यों को, या अगर हम बात करें कि सब्सिडी की बचत का, या केंद्र द्वारा राज्यों को, जिन राज्यों ने सब्सिडी में बचत की होगा, तो इस योजना के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को 50% सब्सिडी का अनुदान दिया जाएगा। जो भी सब्सिडी बची होगी तो लिखेंगे केंद्र द्वारा राज्यों को मतलब जिन राज्यों ने सब्सिडी में कमी की होगी, जिन राज्यों ने सब्सिडी में कमी की है, कमी की, ठीक है, तो केंद्र द्वारा राज्यों को 50% सब्सिडी का, केंद्र द्वारा राज्यों को 50% सब्सिडी का अनुदान दिया जाएगा, या अनुदान, ठीक है। तो केंद्र द्वारा राज्यों को 50% सब्सिडी का अनुदान दिया जाएगा जो राज्य सब्सिडी में कमी किए होंगे। तो ये योजना के बारे में हमने बताया। अब अगर योजना के उद्देश्य या योजना के लाभ पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे कि रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाना,
जैविक उर्वरक व जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग करना, उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना, सरकार द्वारा उर्वरकों पर देय सब्सिडी के बोझ से छुटकारा दिलाना सरकार को, ये इस योजना के उद्देश्य हैं। तो अभी तक हमने जाना कि योजना कैसे चली और योजना क्या है, ये बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान पाए। अब हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में कि योजना के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग लिखते रहिएगा कि योजना के उद्देश्य क्या हैं। आगे हम बताने वाले हैं योजना के उद्देश्य। चलिए अब हम देखते हैं योजना के उद्देश्य के बारे में, फिर नेक्स्ट स्कीम लिखाने वाले हैं। अभी आप लोग ये लिखिएगा योजना के उद्देश्य। ठीक है, अब योजना के उद्देश्य पर जगह अगर हम चर्चा करना चाहें तो पहला जो बिंदु हमारे सामने निकल कर आएगा, रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी। रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी, पहला पॉइंट। दूसरा, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, उर्वरकों का संतुलित उपयोग। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जैव उर्वरक व जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना। जैव उर्वरक व जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देना। के प्रयोग को बढ़ावा देना। और तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है, सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना। तो ध्यान देंगे, उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना। उर्वरकों पर दी जाने वाली उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना। सब्सिडी के बोझ को कम करना। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना, ये हैं इस योजना के उद्देश्य। तो ये योजना हमने लिख दी, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। इस योजना को फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली स्कीम पर चर्चा करते हैं। और अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक है,
तो अगली स्कीम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना को पढ़ेंगे, उसके बाद एक छोटी सी योजना और है, उसको पढ़ने के बाद अपना इस क्लास को समापन कर लेंगे और ये स्कीम वाला जो मुद्दा है अपना आज कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। तो इस योजना की अगर हम शुरुआत की बात कर लें कि इस योजना की शुरुआत, तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत तो कब होती है? 10 सितंबर 2020। 10 सितंबर 2020 को ये योजना शुरुआत होती है। हाँ, ध्यान देना, एग्रोनॉमी की जो क्लास चलेगी वो अपने यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी। वो जो बच्चे बैच को परचेज किए हैं पेड बैच में वो क्लास दी जाएगी, वो पब्लिकली यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होगी। वो कल से आपको क्लास मिलेगी, ठीक है? वो क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं दी जाएगी, वो प्राइवेट क्लास रहेगी। जो बच्चे बैच में लिए हैं वो पेड बैच में क्लास होगी। यूट्यूब की जो क्लास होगी वो आपकी फिजियोलॉजी की क्लास होगी, ठीक है? और बहुत जल्द होने वाली है। तो ध्यान दें, जो बच्चे शताब्दी बैच से इनरोल अभी तक नहीं किए हैं वो तुरंत ही शताब्दी बैच को परचेज करें। ये ऑफर जो है 99 रुपए का जो कोर्स का, ये 11 अक्टूबर तक है, ठीक है? 11 अक्टूबर के बाद ये कोर्स का प्राइस अलग हो जाएगा। तो आप 11 अक्टूबर तक अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 99 रुपए के मिलेगा, ठीक है? अदरवाइज इसका प्राइस बदल जाएगा। तो हम क्या कहें कि इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को होती है। कौन सा मंत्रालय इस योजना को चलाता है? तो मंत्रालय की बात करते हैं तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। अगर हम बात करें इस स्कीम की अवधि क्या है, तो अवधि की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष। इस स्कीम की अवधि क्या है? 5 वर्ष है। अब 5 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो बात करेंगे 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक, ठीक है? ये अवधि है। इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है कि इसके लिए कितना बजट दिया गया है अभी तक सरकार के द्वारा। तो बजट की बात करते हैं 2021 में इसके लिए कितना बजट दिया गया? तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए 2020-21 की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर 20-21 लिख लेना, केवल 20 लिख गया। 2020-21 में जो बजट मिला वो 1000 करोड़ रुपए रहा और 2023-24 में जो बजट इसके लिए दिया गया वो बजट रहा 6000 करोड़। कितना? 6000 करोड़ रुपए। अब आप लोग सोचते होंगे इतना बड़ा बड़ा सा रुपए स्कीम पर खत्म होता है, मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्यों ना? सही कह रहे ना? तो बजट की जब हम बात कर लिए तो इस प्रकार से ये बजट की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि इस योजना में अनुमानित लागत कितनी आने वाली है, तो योजना में अनुमानित लागत योजना को सफल बनाने हेतु अनुमानित लागत कितना आ रहा है? 20,050 करोड़ रुपए। कितना? 20,050 करोड़ रुपए। कितना? 20,050 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आ रही है। तो अब ये लागत जो है इतनी आ रही है, बजट इसमें कितना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा? 7,000 करोड़ रुपए। बाकी ये कहां से आएगा? तो इसके पीछे भी एक कहानी है, तो उस कहानी को जानते हैं कि बाकी कहां से आएगा। तो ये जो 20,500 करोड़ रुपए है इसका बंटवारा होता है। तो इसका बंटवारा जब होगा तो केंद्र सरकार कितना देगी?
जो केंद्र सरकार को देना है वो कितना पैसा देगा? 9,407 करोड़। कितना? 9,407 करोड़ रुपया कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। अब बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार इसमें रुपया देगा 4,880 करोड़। 4,880 करोड़ रुपया कौन देगा? राज्य सरकार देगा। यहाँ भैया हजारों में बात हो रही है, करोड़ों में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो किसान होगा जो इस योजना को लेगा वो लाभार्थी किसान। लाभार्थी किसान के द्वारा कितना पे किया जाएगा? तो लाभार्थी जो किसान होंगे वो इसमें 5,763 करोड़ रुपए। अब ये एक ही किसान को नहीं देना है, समस्त किसानों को देना है, जितने भी किसान इस योजना में लाभान्वित होंगे। तो ये योजना है, कुछ इसका जो अनुमानित लागत है उसका पैसा बांट दिया गया है कि कौन कौन इस पैसे में शामिल होगा। तो आप फटाफट से इस पैसे के शामिल वाली चीजों को लिख लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसी स्कीम के अगले पड़ाव पर। तो ये हम लोग बात कर लिए प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना में। अब हम लोग बात करते हैं कि एक सेकेंड रुकना, कि इस बोर्ड में मैक्सिमम पेज की जो लिमिट है 20 वो आ रखी है। अब यहाँ पर हम इन पेज को थोड़ा सा रिमूव करते हैं, एक दो पेज को ऊपर से रिमूव कर देते हैं ताकि हम और पेज जोड़ सके इसमें। चलिए अब हम इसमें पेज ऐड कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग मत्स्य संपदा योजना पढ़ रहे हैं। अब इसी में हम एक पेज ऐड करते हैं। अब हम लिखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसके उद्देश्य पर हम बात करेंगे तो उद्देश्य इसके दो हैं। और कौन कौन से हैं? मछली पालन को बढ़ावा देना, मछली पालन को बढ़ावा देना, मछली पालन को बढ़ावा देना। दूसरा, समुद्री उत्पाद को बढ़ावा देना। समुद्री उत्पाद को बढ़ावा देना, ये तो है इस योजना का उद्देश्य। कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य पालन या मछली पालन को बढ़ावा देना। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो समुद्री जो उत्पाद हैं, झींगा वगैरह, इनको भी प्रोत्साहित करना, इनको भी आगे बढ़ाना, उत्पाद को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं इस योजना का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है योजना का। तो लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो लक्ष्य निकल कर आता है उस पर बात करते हैं कि मछली पालन में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना, उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना। उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर छोटी सी बात कर लेते हैं, उत्पादन की हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन का क्या स्तर रहा है। तो जब उत्पादन की बात करते हैं
तो ये स्कीम चली थी 20 में। तो इससे पहले का जो हम डेटा लेते हैं तो 18-19 का जो डेटा लेते हैं, 18-19 में उत्पादन का स्तर क्या रहा होगा? तो उत्पादन का स्तर उस समय 13.75 मिलियन मीट्रिक टन। तो इसको MMT भी लिख सकते हैं। तो जब ये स्कीम शुरुआत नहीं हुई थी तब इसका उत्पादन कितना था? 13.75 मिलियन मीट्रिक टन। जब ये स्कीम स्टार्ट हो गई तो 2025 तक का जो टारगेट है इस स्कीम का वो कितना है? तो वो टारगेट जो है वो 22 MMT का रखा गया। कितना? 22 MMT का रखा गया। तो ये तो हमने देखा कि उत्पादन की बात। अब बात आ जाती है उत्पादकता की। तो उत्पादकता को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या उत्पादकता का क्रम रहा होगा, उत्पादकता का स्तर क्या रहा होगा। तो जब ये स्कीम स्टार्ट नहीं हुई थी तो 2018-19 का हम डेटा लेते हैं और 2018-19 में उत्पादकता कितनी थी और टारगेट हम 2025 का रखते हैं। तो टारगेट हम लोगों ने क्या रखा ये देखते हैं हम लोग। तो 18-19 में जब ये स्कीम प्रारंभ नहीं हुई थी तो मत्स्य पालन का जो उत्पादकता था प्रति हेक्टेयर वो 3 टन प्रति हेक्टेयर था। कितना? 1 हेक्टेयर के तालाब में या जलाशय में 3 टन मत्स्य उत्पादन होता था। टारगेट हमने क्या लिखा? 5 टन हम करेंगे। कितना? 5 टन हम करेंगे। और इसमें एक टारगेट रखा गया निर्यात को बढ़ावा देना। जैसे जब ये स्कीम चली थी तब निर्यात हो रहा था 46,000 करोड़ के आसपास और अब रखा गया है 1 करोड़। ठीक है, कितना? 1 करोड़। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम बात करते हैं कि खपत, प्रति व्यक्ति खपत। तो स्कीम शुरू होने से पहले प्रति व्यक्ति जो मत्स्य उत्पाद की खपत थी 5 से 6 किलोग्राम थी। स्कीम होने के बाद, बनने के बाद टारगेट रखा गया कि खपत भी हम 12 केजी के आसपास कर देंगे। ठीक है, इतना ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो ये योजना का उद्देश्य और लक्ष्य था। लक्ष्य में हमने पहला लक्ष्य देख लिया, उसके बाद अन्य लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड लक्ष्य की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा लक्ष्य क्या है लिखेंगे, मत्स्य क्षेत्र में लगभग 55 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। कितने? 55 लाख लोग मत्स्य क्षेत्र से लगे हुए हैं। उसके बाद एक और, सकल मूल्यवर्धन क्षेत्र में, तीसरा इनका लक्ष्य है सकल मूल्यवर्धन क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ाना। जैसे जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन। ठीक है, उसके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम GVA देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है? जो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ते हैं उस कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो कितना है? GVA में 18.3%। कितना? 18.3% रोल हमारा एग्रीकल्चर का है। इसी के अंतर्गत मत्स्य भी आता है। तो इसी 18.3% में
7.28% किसका है? मत्स्य क्षेत्र का है। किसका? मत्स्य क्षेत्र का कितना है? 7.28%। और इसको बढ़ाना कितना है? तो ध्यान देना 2025 तक, 2025 तक 9% करने का लक्ष्य, 9% करने का जो लक्ष्य है वो है मत्स्य संपदा योजना का, कि हम जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, देश के ग्रॉस वैल्यू एडेड में अकेले और अकेले मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी को हम 9% करना चाहते हैं, जबकि वर्तमान में कितना है? 7.28% है। 1.72% इसमें और बढ़ाना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा इस स्कीम को फटाफट से। उसके बाद हम लोग अंतिम स्कीम पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम स्कीम पर अपने चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। भारतीय जन उर्वरक योजना। आज का जो लेक्चर है हमें लगता है लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि आज 5 स्कीम अपने लोग पढ़ रहे हैं एक ही लेक्चर में। ठीक है, ये अच्छा खासा लेक्चर लंबा होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं, यहां से दिख रहा है ना? हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। क्या बोलते हैं? वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसको बोलते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। एक उर्वरक योजना। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, जब हम बात कर लें इस योजना की शुरुआत कैसे होती है, तो आईआरआई नई दिल्ली पूसा में अक्टूबर 2022 आईआरआई नई दिल्ली में किसान सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आईएआरआई पूसा नई दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मेलन, आयोजित किसान सम्मेलन में अक्टूबर 2022 में। ठीक है, तो आईएआरआई पूसा नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मेलन में अक्टूबर 2022 में। ठीक है, या अक्टूबर 2022 तक लिख सकते हैं, आयोजित। ठीक है, अक्टूबर 2022। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं शुरुआत या शुभारंभ। शुरुआत या शुभारंभ, तो शुभारंभ के टाइम पर 3 लोग मौजूद थे। अब वो 3 लोग कौन थे? पीएम मोदी जी।
मतलब प्रधानमंत्री जी, उर्वरक मंत्री, उर्वरक मंत्री, कृषि मंत्री, ये तीन लोग वहां पर मौजूद थे जब ये स्कीम बन रही थी। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, ये क्या है? केंद्र सरकार की योजना है। क्या है? केंद्र सरकार की योजना है। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना से जो ब्रांड नेम है, अब जो ब्रांड नेम आएगा किसी उर्वरक का, तो ब्रांड नेम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्रांड नाम, किस नाम से उर्वरक आएगा? तो भारत। तो ब्रांड नाम कौन सा है? भारत है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, शुरुआत IARI पूसा नई दिल्ली में अक्टूबर 2022 में आयोजित एक किसान सम्मेलन था, उसमें इसका शुभारंभ हुआ। मतलब इसी महीने में 2 साल पहले की बात है। केंद्र सरकार की योजना है और ब्रांड नेम इसका क्या रखा गया? भारत रखा गया। क्या रखा गया? भारत रखा गया। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद हम बताएंगे कि उर्वरक उर्वरक या सब्सिडी आधारित उर्वरक योजना की जगह पर यह योजना चलाई गई। अब इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है बस, उसके बाद ये क्लास अपनी फिनिश होती है। तो हमने क्या बताया? ब्रांड नेम भारत। तो हम लिखते हैं योजना। अब दो पहलू निकल कर आएंगे। योजना से पहले, जब योजना नहीं थी, योजना से पहले प्रोडक्ट किस नाम से आते थे? यूरिया, DAP, NPK, और MOP। ये योजना से पहले उर्वरक आते थे, परंतु योजना के बाद, जब ये योजना आ गई, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यही सब प्रोडक्ट किस नाम से आएंगे? भारत यूरिया। किस नाम से आएंगे? भारत यूरिया। उसके बाद भारत DAP, भारत DAP, और भारत NPK, और भारत MOP, भारत MOP। ठीक है, तो ये सारी चीजें योजना आने के बाद और योजना से पहले हम लोग देख लिए कि इसमें क्या बदलाव थे। अब क्या है? अब एक चीज हम और आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे जो बैग आता है उर्वरक का, जो बैग आता है ना, जैसे ये मैं बैग आपके सामने बनाना चाहूंगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लो उर्वरक का क्या है? ये बैग है। जैसे ये बैग है, इस प्रकार से ये बैग है। पहले 50 kg का आता था, अब बहुत से उर्वरक में ये 45 kg का आ रहा है। मोस्टली सभी में 45 kg का आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? बैग है, उर्वरक का बैग। आपने देखा होगा जो पहले बैग आता था उसमें क्या होता था? पूरे बैग पर इफ्को, क्रिब्को, उत्तम, चांद छाप सब लिखा रहता था। अब क्या है? 1/3 भाग, पूरे बैग के 1/3 भाग पर उर्वरक कंपनी का नाम होगा, जो भी उर्वरक बनाएगी।
उर्वरक कंपनी का नाम। बाकी किसका नाम होगा? मोदी जी का ऊपर फोटो और लिखा होगा क्या? भारतीय जन प्रधानमंत्री, ये लिखा होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, उर्वरक परियोजना। गूगल करना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आप वहां से अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो। उसके बाद लिखा होगा एक राष्ट्र एक उर्वरक, एक राष्ट्र एक उर्वरक। ठीक है, तो अपने आज हमने एक्सटेंशन को कवर किया स्कीम्स के साथ। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 13 यानी कि आज तक हमने संपूर्ण एक्सटेंशन को खत्म कर दिया, प्रसार शिक्षा को खत्म कर दिया। अब कुछ जो पॉइंट्स बचे होंगे उनको मैं संडे या मंडे को कुछ क्वेश्चंस के साथ एक अंतिम प्रहार कर दूंगा, ताकि आपको कहीं प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ना पड़े और अच्छे से आप सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना सकें। तो आज हम इस सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं। कल से अपने एग्रोनॉमी की क्लास चलेगी और बहुत धुआंधार क्लास होगी, और ये क्लास सिर्फ पेड बैच में चलेगी, यूट्यूब पर पब्लिकली ये क्लास नहीं चलेगी। बस इसका डेमो क्लास पड़ेगा यूट्यूब पर। जो बच्चे एग्रोनॉमी का डेमो देखना चाहते हैं वो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने और दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि जो दोस्त उनके एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं वो वंचित ना हो पाएं और अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नए सेशन में। जबरदस्त नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए सिलेबस के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रेम स्नेह बरसाया हमारे चैनल पर। बहुत अच्छा लगा हमें कि हर दिन हमारी क्लास में लाइव 20 प्लस बच्चे रहते हैं, 30-35 तक जाते हैं और 20 से कम नहीं होते हैं। तो ये प्रेम, हमारा जो यूट्यूब चैनल है अभी बिल्कुल घुटने के बल चलना स्टार्ट हुआ है, उस समय ये परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो। तो अगर ऐसे ही बरकरार रहा तो एक दिन बहुत जल्द हम लोग 10,000 फैमिली वाले बहुत जल्द होंगे, और यकीनन आप लोगों का संघर्ष अगर रहा तो बहुत जल्द होंगे। थैंक यू।